नमस्कार सभी साथियों को जो भावी भविष्य के अध्यापक हैं, यानी सीटेट, यूपीटेट और एसटेट यानी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों को भी मेरा नमस्कार। मैं अरुण कुमार कनौजिया अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एके सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैथ विथ एके सर मेरा जो नया यूट्यूब चैनल है उसका पहला चैप्टर आज जो उस पर मैं गणित लेकर आ रहा हूं, उसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे, विस्तार से एक एक चीजों को जानेंगे। तो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है वो होता है प्राकृत संख्या का। किसका होता है? प्राकृत संख्या का होता है। प्राकृत संख्या यानी जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहा जाता है और इसको हमेशा कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल एन के फॉर्म में लिखा जाता है, कैपिटल एन से परिभाषित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और इसकी परिभाषा होती है वह संख्याएं, जो संख्याएं होती हैं आपके बीच में, ऐसी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं जो गणना की जा सके, जिनसे किसी भी चीज की गणना की जा सके, यानी जहां से गिनती की शुरुआत की जा सके, किसी भी चीज को गिना जा सके, वो संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनसे गणना की जा सके, किसी भी वस्तु को गिना जा सके, प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक संख्याएं भी कहलाती हैं। ये वही संख्याएं होती हैं और इन्हें कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये अनंत तक चली जाती हैं, और ये अनंत तक चली जाती हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनसे किसी वस्तु को गिना जा सके, प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और एग्जाम्पल के लिए अपनी गिनती जो काउंटिंग है, जो 1 से स्टार्ट होती है 100 तक आगे बढ़ती जाती है, वो प्राकृत संख्या में आती है। दूसरी चीज हमारी जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक होता है पूर्ण संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर प्रदर्शित करते हैं बड़े डब्ल्यू से, यानी कैपिटल डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए होता है जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती, ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू हो रही हो, ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू हो रही हो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी पूर्ण संख्या की पहचान है कि वह शून्य से शुरू होगी और शून्य से शुरू होने के बाद वो आगे बढ़ेगी और यह भी अनंत तक चली जाती है। ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू हो और अनंत तक जाएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के बारे में हमने जाना, ऐसी संख्याएं जो जिनसे किसी चीज को गिना जा सके, जाना जा सके, वो हमारी जो है प्राकृत संख्याएं होती हैं। तीसरी चीज हमारी आती है टॉपिक की, वो होता है पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर नंबर, पूर्णांक इंटीजर नंबर प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आई से, प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आई से, कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है। और इसके लिए यहां पर एक चीज जानना जरूरी है कि पूर्णांक जो होता है वो ऋणात्मक संख्याओं को, शून्य को व धनात्मक संख्याओं को अपने साथ समाहित किए होता है। तो पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं -4 डाल की है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती हैं। यानी वह संख्याएं जो ऋणात्मक संख्याओं को अपने साथ, ऐसी संख्या जिसमें ऋणात्मक भी संख्या हो, धनात्मक भी संख्या हो और शून्य भी समाहित हो, पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक कहलाता है, उसको हम पूर्णांक कहते हैं। यहां एक चीज जानना जरूरी है, यहां से कुछ क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं जो टेट में, सुपर टेट या सीटेट में भी पूछ लिए जाते हैं, उनको जानना जरूरी है। वो क्वेश्चन ये होते हैं कि यहां पूछा जाता है कि क्या दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल सदैव पूर्णांक होता है? जी बिल्कुल होता है। किसी भी दो नंबर को लेकर जोड़ दीजिए तो इन्हीं में से प्राप्त होगा नंबर, जो नंबर प्राप्त होगा वो पूर्णांक संख्या होगी। दूसरी चीज होता है कि क्या दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्णांक होता है? हाँ होता है। करके देख लेते हैं, पहले जोड़ लेते हैं।
3 धन 2 5। एक और कर लेते हैं, -4 धन 2 -2 -2 पूर्णांक संख्या है, 3 2 5 पूर्णांक संख्या है। आप यहां बढ़ा लेंगे, बढ़ती जाती है, ये भी इधर बढ़ती चली जाएगी। तो ये चीजें हुई कि किसी भी दो पूर्णांक संख्याओं को ले लिया जाए और अगर उनका योगफल किया जाए तो जो प्राप्त होगी संख्या वो सदैव पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे -4 धन 4 0, 0 भी हमारी क्या है, पूर्णांक संख्या है। दूसरी चीज अभी कहा गया कि क्या दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्णांक होता है? हाँ होता है, गुणनफल भी पूर्णांक होता है। चेक कर लेते हैं, -3 गुणे 2 बराबर 6 या -5 गुणे -2 बराबर 5 दूनी 10। और ऋण राशियों का, ऋणात्मक संख्याओं का ऋण और ऋण का गुणा हमेशा धन हो जाता है, तो 5 दून 10, आप +10 लिख सकते हैं या 10 लिख सकते हैं, तो पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हुई। तो हमें यहां यह जानना जरूरी है कि किसी भी पूर्णांक संख्या का अगर योगफल किया जाए तो भी पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, किसी भी संख्या का गुणनफल किया जाए तो किसी भी संख्या को पूर्णांक के ले लिया जाए और अगर उसका गुणनफल किया जाए तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह भी पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा, जो गुणनफल प्राप्त होगा वह पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पर अपने। तो अगला टॉपिक हमारा है जो सबसे बढ़िया टॉपिक है, वो आता है संख्याओं में सम संख्या और विषम संख्या का। सम संख्या और विषम संख्या का आता है। तो सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जरूरत समझे तो इसका। और दूसरी चीज, अभी जो ये पढ़ाया जा रहा है तो आपको यही लग रहा होगा कि यहां जो बताया जा रहा है ये तो हमने पहले से पढ़ रखा है। निसंदेह आपने पहले से पढ़ रखा है, लेकिन हमने शुरुआत बेसिक से किया है। जो पहला टॉपिक है और पहला टॉपिक में जो पहली चीजें हैं उन्हीं से शुरुआत की है। जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे आती जाएगी आपको ट्रिकी मैथ मिलती चली जाएगी, लेकिन शुरुआत वहीं से किया है जो बेसिक चीजें हैं। तो हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे और हमारा अगला टॉपिक है सम संख्याएं। सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं, और यही हम टॉपिक लिख देंगे विषम संख्याओं का भी। विषम संख्याएं, दो संख्याएं होती हैं, सम और विषम संख्याएं। इवन नंबर और ऑड नंबर। सम संख्याएं और विषम संख्याएं पढ़ेंगे एक को ही बारी बारी से हम। लेकिन सबसे पहले यहां मैंने दोनों चीजों को लिखा, तो एक चीज याद रखिए, जो हमारी गिनती की दार्शनिक प्रणाली है, दार्शनिक प्रणाली जो जिसमें अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये दार्शनिक प्रणाली है और इसी दार्शनिक प्रणाली पर हमारी पूरी गिनती बनी हुई है। कई बार क्वेश्चन आता है कि दार्शनिक प्रणाली में अंकों की संख्या होती है, तो आप आसानी से गिन सकते हैं कि अंकों की संख्या 10 होती है। दार्शनिक प्रणाली में अंकों की संख्या 10 होती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखेंगे कि दार्शनिक प्रणाली में अंकों की संख्या 10 होती है। हमने यहाँ 10 अंकों को लिख दिया और इन्हीं से हम सम और विषम को जान जाएंगे। कैसे? सबसे पहले इनको डिवाइड कर लेंगे और जान लेंगे ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो रही हों, अर्थात जिनका इकाई का अंक, जिनके इकाई का अंक 0 2 4 6 व 8 हो, जिनके इकाई का अंक 0 2 4 6 व 8 या अगर लेते हैं यहां या 8 हो, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। वह संख्या सम संख्या कहलाती है। यानी हमें इतनी बड़ी परिभाषा याद ना करके बस इतना हमें याद रखना है
किसी भी दी गई बड़ी से बड़ी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वह संख्या सम संख्या होगी। कैसे? 242 इकाई का अंक 2 है, सम संख्या है। 968 इकाई का अंक 8 है, सम संख्या है। एक बड़ी संख्या हमने ले ली 31,11,126। 31,11,126 इतनी बड़ी संख्या सम है कि विषम जानने के लिए हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि इकाई के स्थान पर क्या है। यहां इकाई के स्थान पर 6 है, इकाई का स्थान का अंक 6 है, तो यह संख्या हमारी अपने आप हमें तुरंत जाना है कि यह सम संख्या है और सम संख्या में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि पहचान है कि अगर इकाई का अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। अब आते हैं विषम पर। इन्हीं से बचे हुए अंकों को आपने 5 अंक यहां रख दिया, शेष इसमें जो 5 बच रहे हैं उनको आप यहां रख लो, और जैसे ही आप उन्हें यहां रखोगे वो आपके पहचान के लिए हो जाएंगी कि वो विषम संख्याओं के हैं। 1, 3, 5, 7 या 9। यदि इकाई के अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, 1, 3, 5, 7 या 9 हो, संख्या विषम संख्या कहलाती है। संख्या हमारी विषम संख्या हो जाती है और ऐसी संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं। ऐसी संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 321, 9,999, 5,057, 3,987। इकाई का अंक 1 है। 1 किस में आता है? विषम में आता है, संख्या विषम है। इकाई का अंक 9 है, 9 विषम संख्या की पहचान है तो संख्या क्या हो जाएगी? विषम हो जाएगी। 7 है इकाई का अंक, 7 जो है वो विषम संख्या है तो दी गई संख्या भी विषम संख्या हो जाएगी। इकाई का अंक यहां भी 7 है तो 7 विषम संख्या है तो दी गई संख्या विषम संख्या हो जाएगी। तो यहां तक हमने ये जाना कि प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जिनसे किसी भी वस्तु को गिना जा सकता है, यानी हमारी गिनती उसमें आती है कि एक जो 1 से शुरुआत होती है। प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है जिनसे किसी भी चीज को गिना जा सकता है। प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहलाते हैं और कैपिटल एन से प्रदर्शित की जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, जिन्हें हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। पहचान क्या होती है कि 0 से शुरुआत होती है, 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक चली जाती है, वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और उसके बाद आता है पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक जो अपने साथ ऋणात्मक संख्याओं को, धनात्मक संख्याओं को व शून्य को भी समाहित किए होता है, पूर्णांक कहलाता है। जहां ऋण पूर्णांक हो, शून्य हो और धन पूर्णांक हो, ऋण पूर्णांक, शून्य व धन पूर्णांक हो, पूर्णांक कहलाता है। मैं लिखा था आपके सामने। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जब आए तो अगला बिंदु था हमारा, और वो अगला बिंदु हमारा था सम संख्या का। सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? पहचान है जिनके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो सम संख्या कहलाती है। जबकि विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, विषम संख्या कहलाती है। वो संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। और इसके बाद नेक्स्ट बिंदु पर हम आएंगे और अगला बिंदु हमारा है भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं। भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं। भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं या वो संख्याएं
जो एक से और स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, अर्थात जिनके दो से अधिक, एक से और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। अर्थात जिनके दो से अधिक खंड किए जा सके, कितने, दो से अधिक खंड किए जा सके, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्या कहलाती हैं। हमें इतनी बड़ी डिफिनेशन नहीं याद करना है, ये तो लिखा दिया, जो बेसिक डिफिनेशन थी, परिभाषा थी कि ऐसी संख्याएं जो एक से एवं स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती हैं। लेकिन हमें याद रखना है अपने माइंड में कि ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक खंड किए जा सके, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे 4, 6, 8, 10। 4 एक से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है और फिर 4 से विभाजित हो रहा है। 6 जो है 1 से, 2 से, 3 से और फिर स्वयं 6 से हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं जिनके दो से, अब यहां देखिए 1, 2, 3, 2 से अधिक खंड हो गए ना, 3 खंड बन गए, संख्या भाज्य है। 1, 2, 3, 4, मोर देन 2, 2 से अधिक खंड हो गए तो संख्या क्या है? भाज्य है। और यहां एक चीज नोट कर लेंगे, स्पेशली स्टार बनाकर, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। पूछा जा सकता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन में हो सकता है आपके 2, 4, 6, 8 या 2, 4, 9, 12 कुछ हो जाए, तो वहां यह याद रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है। 4 ही सबसे छोटी है और भाज्य संख्या है। किसमें? भाज्य रूप में सबसे छोटी है। यहां मैंने भाज्य संख्याओं को लिखा तो सबसे पहले 4 ही लिखा, तो यह याद रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है और जो आगे अनवरत बढ़ती जाती है और ये कंटिन्यू चलती जाती हैं। अगला टॉपिक आता है इसमें अभाज्य संख्या। अगला टॉपिक भाज्य संख्याओं के बाद है अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं, बार लिख लेते हैं उसको भी, नहीं बोल उसको बताते रहे, परिभाषा लिखना चाहें तो लिख लें आप लोग। ऐसी संख्याएं जो एक से व स्वयं से ही विभाजित हो, स्वयं से ही विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य
संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो एक से व स्वयं से ही विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है। यहां एक चीज ये जानना जरूरी है, इससे पहले पढ़ा गया था तो उसमें हमने भाज्य में पढ़ा था ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं, लेकिन यहां है ऐसी संख्या जो एक से व स्वयं से ही विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात भाज्य संख्याओं के दो से अधिक खंड हो सकते हैं, दो से अधिक खंड होते हैं, हो सकते नहीं सॉरी, दो से अधिक खंड होते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या के सिर्फ और सिर्फ दो ही खंड किए जा सकते हैं। कौन से दो खंड? या तो एक से डिवाइड होगी और या फिर स्वयं से ही डिवाइड होगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 होगी? नहीं होगी, अभी बताएंगे वो नहीं होगी। यहां 9 विषम है पर अभाज्य नहीं है, 9 विषम है पर अभाज्य नहीं है। 9 विषम जरूर है लेकिन अभाज्य नहीं है, भाज्य है। खुद ही अभी चेक कर लेंगे हम लोग। यहां सबसे पहले मैंने लिखा 2 को, 2 का खंड करके देख लेते हैं, 1 और 2, 3, 1 और 3। यहां भी एक चीज नोट कर लीजिए और वो ये नोट कर लीजिए कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यहां एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए बनकर आता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है और सम अभाज्य संख्या कहे तो वह भी 2 ही है। 2 सम अभाज्य संख्या है, 2 सम अभाज्य संख्या है, 2 सम अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 ही सम अभाज्य संख्या है। तो ये चीजें क्लियर हुई। अभी हमने एक शब्द बोला था कि क्या 9 अभाज्य संख्या है, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। कैसे? 1 से, 3 से और फिर 9 से, तो 2 से अधिक खंड हो गए। कितने खंड हो गए? 3 खंड हो गए, 1, 2, 3। तो 9 विषम है पर अभाज्य नहीं है, 9 विषम है पर अभाज्य नहीं है, अर्थात 9 जो है वो विषम भाज्य संख्या है, 9 विषम भाज्य संख्या है। तो इसके बाद हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। यहां भी कुछ क्वेश्चन बन के आते हैं, उनको तो हम जानेंगे। वो क्वेश्चंस बन के मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो यही क्वेश्चन बन के आते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहां पर होता है वो ये होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सम अभाज्य संख्या कौन सी है। और यहां एक चीज याद रखना कि हमने कहीं भी एक नहीं लिखा, तो एक से शुरुआत नहीं हुई। जब हम लोग अभाज्य पढ़ रहे थे तो अभाज्य में हमने डाला जो है 2, 3, 5, 7, एक नहीं हुआ और भाज्य में भी एक को नहीं रखा गया था। अर्थात एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये हमें याद रखना है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सम अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इसके बाद हम पढ़ेंगे और वो है हमारा परमीय, अपरमीय, परमीय और अपरमीय।
परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं परिभाषा होती है ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में, p अपान q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में लिखा जा सके, यानी उन संख्याओं को जिन्हें हम p अपान q के रूप में लिख सके परिमेय संख्या कहलाती है। जहां पर q नॉट इक्वल टू 0, q जो है वो उसका मान शून्य नहीं होना चाहिए, यानी 0 के बराबर ना हो। दूसरी चीज लोग बता देते हैं आसानी से कि परिमेय संख्याएं वो सभी संख्याएं हो गई जिन्हें p अपान q के फॉर्म में लिख सकें, या हमारी गिनती जो है वो परिमेय संख्या है, या अन्य चीजें हैं वो परिमेय संख्या है। और अपरिमेय के लिए एक फार्मूला लाकर दे देते हैं कि जितनी संख्याएं रूट में है वो अपरिमेय हो गई, कोई अचर राशि हो गई, जैसे पाई है, पाई को लोगों ने कह दिया कि ये अपरिमेय है, हाँ अपरिमेय हो गई। लेकिन यहीं पर एक चीज बता देते हैं कि रूट के अंदर कोई चीज है, रूट 2, रूट 3 और डॉट डॉट ऐसे कई चीजें हैं, वो सभी अपरिमेय हैं। एक चीज यहां हमें याद रखना है कि रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब की सब अपरिमेय नहीं होती हैं। रूट के अंदर जितनी संख्याएं होती हैं वो सब की सब अपरिमेय नहीं होती हैं। तो हमें अपने अगले वीडियो में, वीडियो बड़ा होता जा रहा है तो इसलिए इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम डिफाइन करेंगे परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। मेरे YouTube चैनल पर आकर मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हार्दिक आभार आप सभी का। साथ ही साथ एक छोटा सा निवेदन, अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने साथियों तक शेयर करना और मेरे YouTube चैनल पर आकर मेरे चैनल मैथ विद AK सर को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, नमस्कार।